अशोक जी, दीपक जी ने कहा आज आज टाइगर की दहाड़ सुनने का दिन है। महाराष्ट्र पे आपकी बात सुनने का हम लोग बेताब बैठे हुए थे कि आप आएंगे, और आप अलग अलग देखिए, चैनलों पे थे। हम आपके मेरे मेरे पास इंतजार छह कर। सात मिनट मेरे पास 6-7 मिनट ही है। 1:30 बजे मेरा फिर कहीं जाना है। हाँ, तो एक शताब्दी जगह अभी पे मेरा टाइम। कमिटमेंट है, 1:30 बजे मैं वहां जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये जो दीपक जी ने कहा उससे ज्यादा कुछ अलग नहीं कहूंगा। सिर्फ थोड़ा भाषा अलग हो सकती है। इस सरकार ने सरकार में रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। इस सरकार ने हिंदुत्व की बात करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। इस सरकार ने सरकार में गवर्नेंस का अधिकार खो दिया है। क्योंकि टोटल 11 सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के सामने रखे थे महाराष्ट्र सरकार को लेके। उन 11 में से 9 का निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। और 2 जो पॉइंट थे, जो खासकर डिप्टी स्पीकर की नोटिस देना और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने प्रपोज करना, वो जो एक पूरा नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट का बार बार उल्लेख होता है, उसको लेकर रुबामा केस में शायद, तो उसका करके जब कपिल सिब्बल ने खुद कहा था कि वो 5 बेंच का डिसीजन था, मुझे लगता है कि ये 7 वाले बेंच पे जाएंगे, बड़े बेंच पे जाएंगे तो निर्णय हो पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने ये 2 पॉइंट उसमें चले गए। लेकिन 11 पॉइंट में गवर्नर ने असंवैधानिक काम किया। गलती की नहीं कहा उन्होंने, गवर्नर ने गलती नहीं कहा, असंवैधानिक काम किया। असंवैधानिक काम करना मुझे लगता है ये राष्ट्रद्रोह मानना चाहिए। क्योंकि एक चुनी हुई सरकार को जब आप डिस्प्लेस करते हो तो सरकार गिराने के षड्यंत्र में आता है। आपने असंवैधानिक काम किया। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के अंदरूनी झगड़े को आप फ्लोर पे ले गए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आपने किसी भी हालत में ये मंगाना नहीं चाहिए था जो आपने बुलाया सत्र, क्योंकि जिन लोगों ने आप पे एप्लीकेशन दी वो भी नहीं कह रहे थे कि वो सरकार से अलग है। सिर्फ टेक्निकल पॉइंट पे ये सरकार जिंदा है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। यदि उद्धव ठाकरे फ्लोर पे टेस्ट पे जाते और हार जाते तो आज उद्धव ठाकरे का शाम तक ताजपोशी हो जाती। लेकिन मैं बार बार मेरे मन में ये बात थी, जो एक मैं लगातार भ्रमण कर रहा हूं महाराष्ट्र में, मैं देख रहा हूं ये शिंदे की सरकार बना रहना, ये महाविकास आघाड़ी को डबल बूस्टर डोज हो गया। ये लाइन आपकी सही है कि डबल बूस्टर डोज हो गया। दोबारा दोबारा नहीं दोबारा नहीं, कैंडिडेट। एकदम एकदम टाइगर एकदम सही बात कर रहे हैं, और मुझे लगा बहुत सही इंटरप्रिटेशन है कि जिस तरह से ये सरकार दिन ब दिन अपनी मॉरल राइट खोती जा रही हो, जितना अंदरूनी मतभेद है सरकार के अंदर, चंद्रचूड़ ने उनको और समय देकर मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इस सरकार ये और ज्यादा भी एक्सपोज होगी। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज उद्धव ठाकरे है। उद्धव ठाकरे जिस तरह से लगातार हैमर कर रहे हैं इस सरकार को, जिस तरह से वो ठोक रहे हैं हर अपने भाषण में, हर अपनी रैली में, वो पैनापन, वो एग्रेशन अभी और बढ़ेगा। ये कहना है टाइगर का। अभी तो ये जो सरकार है, एक उधार का सिंदूर, ये डायलॉग आप ही के चैनल से शुरू किया था। हाँ ये हाँ हाँ। सरकार तो वैसे ही उधार के सिंदूर पे है। लेकिन अब इसको बाकी जो सौभाग्य की जो चीजें होती है, मंगलसूत्र से लेके जो हाथ में हरा चूड़ा, वो भी उधार का हो गया। ये सरकार मात्र इसलिए अभी सत्ता में है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया। यदि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते नहीं तो ये सरकार जाती। ये सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया। मतलब आप सिर्फ टेक्निकल वजह से यहां पे हो। गवर्नर पोजीशन को उन्होंने बता दिया। कोश्यारी जी ने पूरे महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो अनैतिक सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे को तो अब कुछ जगह नहीं बची, क्योंकि वो पार्टी भी उनकी है कि नहीं, इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है। क्योंकि जब व्हीप उन्होंने अपॉइंट किया और स्पीकर ने उस व्हीप को जब एक्सेप्ट किया, तब इस बात को फिर से आज सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया कि पार्लियामेंट्री पार्टी अलग होती है और राजनीतिक दल अलग होता है। व्हीप अपॉइंट करने का ताकत राजनीतिक दल में होता है, ना कि पार्लियामेंट्री पार्टी में होता है। तो आपके पास विधायक थे लेकिन पार्टी नहीं थी। अब सवाल उठता है अब इलेक्शन कमीशन पे। आज इन 11 पॉइंट में से 9 पॉइंट जो उत्तरित हुए हैं और उसके उत्तर सारे महाविकास आघाड़ी के पक्ष में गए और सरकार को नंगा कर चुके हैं। ऐसे में अब सवाल मुख्य ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग अपने गरिमा में झांकेगा, या चुनाव आयोग भी इतना बेशरम हो चुका है कि ये लताड़ से कुछ सीखेगा नहीं। चुनाव आयोग को तुरंत, चुनाव आयोग की इज्जत रखी सर्वोच्च न्यायालय ने, यह कह के कि चुनाव आयोग में हम इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, वो अपना काम चालू कर सकते हैं।
तो चुनाव आयोग को भी चाहिए था कि यदि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में है तो जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस पर पूर्ण रूप से निर्णय नहीं देती तब तक ये सिंबल और नाम फ्रीज होते। दोनों को अलग अलग नाम और अलग अलग सिंबल दे दिए थे और इस पे कंटिन्यू चला होता। आज वो बोलते कि ये निर्णय आ गया है तो हम कुछ निर्णय लेंगे, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने बता दिया कि हम भी बाकी एजेंसियों जैसे पामिरियन कुत्ते बने हुए हैं सरकार के। और आज पूरा देश देख रहा है, आज केंद्र सरकार को भी नैतिकता नहीं बची है ये कहने में कि हम सत्ता के लिए गिराते नहीं है। ऑपरेशन लोटस होता है, ये एक बार फिर रेखांकित हुआ है, और ऑपरेशन लोटस के प्लेयर मात्र ईडी सीबीआई नहीं होती तो गवर्नर का घर भी होता है। गवर्नर उस ऑपरेशन लोटस के टीम के कैप्टन होते हैं। ये महाराष्ट्र के इस निर्णय ने जो आज सर्वोच्च न्यायालय ने दिया सबको नंगा कर दिया एक लाइन से। लेकिन इस्तीफा देंगे नहीं। जिन लोगों को जूता मारने के बाद भी जाते नहीं, सत्ता का मक्खन खाने के लिए किसी भी हद तक उतर सकते हैं, अपने बाप की हत्या कर सकते हैं, पीठ में खंजीर खोद सकते हैं। जिस दल ने आपको वजूद दिया उस दल को आप ठोकर से उड़ा सकते हैं, क्योंकि आपको सत्ता में बना रहना है। मुख्यमंत्री पद की लालसा इतनी ज्यादा है कि आपको पैदा करने वाले को भी आप घर बिठा सकते हैं, और ये आज नहीं हुआ। ये 2014 में भी जिस आडवाणी जी ने एक बेटे के समान आगे किया नरेंद्र मोदी को, उस मोदी जी ने आडवाणी जी को भी घर बिठा दिया। तो आडवाणी जी का ही रोल मॉडल समझ के एकनाथ शिंदे ने भी वही किया। लेकिन मैं तो कह रहा था कि ये सिंगल डिजिट पे आएगी, लेकिन दीपक बाबू ये जो अभी हुआ है उससे तो मुझे और भी ज्यादा बीजेपी के लिए संकट बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यदि बहुत होगी, थोड़ी बहुत होगी, यदि ये तुरंत विधानसभा भंग करके चुनाव में चले जाए और ये कहे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए हम जनता जनार्दन की अदालत में जा रहे हैं कि वो तय करे। एक अच्छा काम किया बीजेपी ने। आमतौर पे मैं देखता हूं जब बहुत फजीयत हो रही होती है तो एक नया शिगुफा जोड़ देती है। तो आरसीपी सिंह नीतीश के बड़े करीबी वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज आरसीपी सिंह का स्वागत चल रहा है। अशोक जी, महाराष्ट्र में ये बोझा कब तक बीजेपी लोग ढोएगी और अब क्या होगा? आप ये मत कह देना वो एक भी सीट नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ये महाराष्ट्र में खुद बोझा बन चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़े बोझ बन चुके हैं। अब ये आपस में एक दूसरे से कैसे निपटाएंगे इसका फैसला ये आपस में करेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल रही कहां है? कस्बा के चुनाव में बता दिया कि बीजेपी ने ही कैसे बीजेपी को निपटाया। कुल मिलाकर ना संघ साथ देगा, क्योंकि संघ इस बात से नाराज है कि ओरिजिनल बीजेपी से ज्यादा बाहर से आने वाली बीजेपी बड़ी हो गई है। देवेंद्र फडणवीस से इसलिए आका नाराज है कि जो शिवसेना तोड़ने के बाद आप हमको शेखी बगार रहे थे कि शिवसेना समाप्त हो जाएगी, ये डबल बाउंस होके आ गई। आप जो एकनाथ शिंदे को सबसे बड़ा मराठा नेता समझ रहे थे, वो एकनाथ शिंदे ऑटो ड्राइवर है और ऑटो रिक्शा से आगे नहीं बढ़ सकते। उससे मर्सिडीज दोगे तो एक्सीडेंट करेगा, और ये रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज मर्सिडीज के बिल आ रहे हैं। बिल भरते भरते दिल्ली वाले परेशान हो गए, आपकी बैंकरप्सी पे आ गए। गजब होती हैं ऑटो तो वालों को। अब सवाल ये है कि ये ऑटो रिक्शा वाली सरकार, वो तो 3 पहिए वाली सरकार थी, तो ऑटो वाली सरकार कहते थे। एक ऑटो वाली सरकार यदि अच्छा ऑटो भी चलाने वाला हो तो चल जाएगी। वहां तो धुरंधर था शरद पवार, जो प्लेन भी उड़ाता है और ऑटो भी चलाता है और साइकिल भी चलाता है, वो तो चल गए थे। लेकिन अब जिस आदमी को सिर्फ जिसने ऑटो ही चला हुआ उसको सरकार चलाने के लिए दी। सरकार ये 2 पहिए की है, लेकिन ऑटो वाला चला रहा है 3 पहिए वाला, तो उसको समझ में नहीं आ रही कैसे सरकार चलानी। सरकार परफॉर्मेंस में नहीं है। मैं अभी वर्धा में था, मैं नागपुर वर्धा पूरा बेल्ट में होके आया हूं, अभी कल ही पहुंचा। वहां अधिकारी भी कह रहे हैं कि हमको भी पता नहीं कि करना क्या है, किसी चीज का आदेश कोई क्लियर नहीं है। बस सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, दिन चले जाते हैं। हम करें भी तो क्या करें? कुछ आदेश तो होने चाहिए ऊपर से। बीच में एक आदेश आता है कि मन की बात सुनाने के लिए बहरे गूंगे बच्चे जो है, बेचारे विकलांग बच्चे, उनको जबरदस्ती ले आओ, ये आदेश आता है इतने दिनों के बाद। या फिर एक हाथ आदेश आता है कि भैया वो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए नागपुर से लोग भेजो, क्राउड बढ़ानी है। इसके आदेश के सिवा और कोई आदेश नहीं आता जिसके क्रियान्वयन के काम करे।
महाराष्ट्र का प्रशासन ठप पड़ा हुआ है, रोजमर्रा की चीजें चल रही है क्योंकि लोग चला रहे हैं, लोग त्रस्त हो गए हैं। अरे भ्रष्टाचार करो लेकिन सरकार कुछ काम तो करो। 10% काम करो, 90% भ्रष्टाचार करो। 100% भ्रष्टाचार करके 0 काम करोगे तो क्या करेगी जनता? आज किसानों का सोयाबीन पिछले सीजन का घर में पड़ा हुआ है, ये भी सोयाबीन पड़ा हुआ है। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, नए नए आदेश आते लेकिन पैसा नहीं सरकार के पास। ये ऐसी मरणासन्न स्थिति में जब स्थिति हो और ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय भी करे कि ये सिर्फ तुम इसलिए सत्ता में हो कि उसने इस्तीफा दिया था, नहीं तो उसने इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज तुमको उखाड़ के फेंक देते, आधे घंटे के अंदर सरकारी डिस्टेबल हो जाती। ये तगमा सर पे लेने के बाद भी कि तू बहुत नालायक ड्राइवर है लेकिन नया मिल नहीं रहा इसलिए तुझे रखा है, उसके बाद भी वो ड्राइवर नीचे मुंडी काम करता है इसलिए कि उसको कहीं काम मिल नहीं रहा है। आज यदि आप कहो किसी को मुझे कि अशोक वानखेड़े कोई मराठी आदमी मिल नहीं रहा लेकिन तेरे जैसा बेहुदा और नालायक आदमी हम झेल रहे, तो या तो मुझे कोई बुला नहीं रहा इसलिए आपके पास आ रहा हूं, या मैं बहुत ही बेशरम हूं, फ्रेम में कहीं दिखता हूं इसलिए आता हूं। जरा भी आत्मसम्मान हो तो मैं बोलूंगा आप बुला लीजिए किसको बुलाना है, मैं नमस्कार करता हूं। आप ये करने की भी औकात नहीं है। आज इन्होंने नहीं इस्तीफा देना, नहीं इन्होंने भंग कर देनी चाहिए असेंबली, वो अधिकार है इनके पास। असेंबली भंग करके चुनाव के लिए जाना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन या तो नगर निगम के चुनाव करने में गले में फंसी हुई है बात, जो चुनाव करते उसमें मार खाते, मंडियों के चुनाव तक में मार खा गए। तो ये सरकार को नैतिकता नहीं, किसी भी काउंट पे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, और ये सत्ता का व्याभिचार है। यदि आप सत्ता में रहा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बलात्कार है, यदि आप सत्ता में बने रहे तो। सर्वोच्च न्यायालय ने ये नहीं कहा कि ये 16 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर अभी तय करेगा। उन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला ये स्पीकर का प्रोगेटिव है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आप को बाहर रखा। लेकिन इन 16 को जो नोटिस मिला और 16 ने जो अविश्वास प्रस्ताव दिया, इस मसले को 7 मेंबर के बेंच पे रेफर किया है। जो 2 सवाल रेफर किए उसमें से एक ये अहम है। तो अभी उन 16 के डिस्क्वालिफिकेशन की तो बात ही नहीं है, वो तो इस स्पीकर के पास जाएगा भी नहीं। लेकिन यदि कल 7 बेंच का जो डिसीजन है वो ये कहता है कि स्पीकर ने दिया हुआ नोटिस सही था और अविश्वास प्रस्ताव गलत था, ऐसे में फिर एक मामला फंस जाएगा कि अब वर्तमान में इलेक्टेड स्पीकर अलग है और जिसने नोटिस दिया वो स्पीकर अलग था। तो अब इन लोगों का जो जवाब है, क्योंकि नोटिस देना मतलब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, नोटिस का जवाब आता है, जवाब देखने के बाद स्पीकर तय करता है कि ही इज नॉट हैप्पी विद द आंसर, तो ये डिस्क्वालीफाई होते। तो ऐसे में यदि वर्तमान स्पीकर ये बात सुने, वो तो बोलेगा कि मैं खुश हूं इस सवाल जवाब से और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। और यदि पुराने स्पीकर के पास ये मामला जाता है तो अभी वो सामान्य रूप से वो एमएलए है, वर्तमान में तो स्पीकर ये है। तो संविधान 7 पीठ पे इसलिए गया कि 5 पीठ में पिछली बार जो नॉर्थ ईस्ट का मामला था उसके ऊपर यदि डिसीजन देना है तो 7 मेंबर का बेंच चाहिए, 5 के ऊपर का, इसलिए उसको रेफर कपिल सिब्बल के कहने पे किया। तो वर्तमान में वो 16 का डिस्क्वालिफिकेशन का तो मामला बना नहीं है, तो इसीलिए ये सरकार वैसे भी नहीं जाएगी। क्योंकि मैं कल मैंने ये कहा था कि 11 लोगों को भी, ये 11 पॉइंट्स को भी ये वर्तमान में एड्रेस कर लेते और ये बोल देते कि ये 16 का नोटिस सही था। तो फिर आगे मसला ये फंसेगा कि कौन सा स्पीकर इनकी बात सुनेगा, पुराना या नया, फिर ये संविधान पे मामला जाएगा। तो ये तो नौबत आई नहीं, इसलिए लग रहा था कि कल से मैं यही कह रहा था कि सरकार नहीं जा रही है। सरकार कैसे भी करके, यदि 40 लोग भी डिस्क्वालीफाई होते तो हाउस की स्ट्रेंथ नीचे जाती है। 10 एनसीपी के टाइप करके रखे थी उन्होंने, जिनके इस्तीफे हो जाते, सरकार फिर 50 से नीचे आ जाती और फिर लोग सत्ता में आ जाते। और महाविकास आघाड़ी इतनी कीन भी नहीं थी, इतनी उनको ज्यादा ये भी नहीं था कि सरकार ही बनानी है, क्योंकि लगातार चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सामने प्ली हो, कभी महाविकास आघाड़ी ने ये बोला नहीं कि हमारी सरकार वापस दो। वो बार बार कह रहे थे कि ये सरकार जो बनी है गैर कानूनी बनी है, ये जो स्पीकर का मामला है गैर कानूनी है, ये जो पार्टी, नई पार्टी जो शिवसेना को जिसको घोषित किया है वो गैर कानूनी है, ये जो आरोप थे शिवसेना के वो सही साबित हुए, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनके आरोप सही है।
गवर्नर का काम इलीगल था, असंवैधानिक था। ये जो आपने जो व्हिप जारी किया था वो गलत था, व्हिप को रिकॉग्नाइज करना। अब बचा मामला उन 16 लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन का। वो डिस्क्वालीफाई स्पीकर ही करेगा, ये क्लियर कट कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को उसमें से बाहर निकाला, स्पीकर के अधिकारों का संरक्षण किया। लेकिन अब जो कैच फंसा है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन के पहले, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन देते हैं, उससे ये दल बदल कानून तो बेनामी हो जाएगा। जिसको भी जाना होगा जाने के आधा घंटे पहले एक नोटिस दे देगा और स्पीकर के पास हाथ पैर बांध देगा। उसके लाइट में मुझे लगता है जो 7 बेंच का है डिसीजन आएगा, तब तक शायद महाराष्ट्र सरकार चुनाव में चली जाएगी। लेकिन आने वाले समय के लिए वो एक बहुत बड़ी चीज सुप्रीम कोर्ट फिर से एक बार शेड्यूल 10 को रिडिफाइन करेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो वर्तमान में तो वो 16 लोगों का टेंशन तो है नहीं, सरकार स्टैंड्स और सरकार रहेगी। 162 उनके पास है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि सरकार इतनी जूते खा के बाद भी रहेगी। सही कहा विवेक जी ने कि अब नैतिकता के पैमाने रहे कहाँ। जो सरकार ये बनी यही अनैतिक गठबंधन से है। उसके पहले महाविकास आघाड़ी बनी, वो भी अनैतिक गठबंधन था। तो नैतिकता तो आप किसी भी राज्य में उठा के देखिए, हर जगह हर दीवार पे खिला गाड़ी है, रेत की दीवार निकल रही है। तो संविधान का लूपहोल कहां से ढूंढना सत्ता का मक्खन खाने के लिए, यही नेताओं का काम रह चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार स्टैंड करेगी। लेकिन पब्लिक में परसेप्शन क्या बनाते हो? अभी पब्लिक की सिंपैथी थी और जो लोग थोड़े बहुत इनके साथ थे उनको ये लगता था कि चलो ये हिंदुत्व के नाम पे एक आए हैं और सही मायने में एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। अब एकनाथ शिंदे के शिवसेना पे भी सवाल उठा है, क्योंकि यदि एकनाथ शिंदे ने अपना व्हिप जारी किया, व्हिप अपॉइंट किया और उसको एक्सेप्ट किया, वो इलीगल है, गैर कानूनी, असंवैधानिक है, ये कोर्ट ने कहा। इसका मतलब जब ये अविश्वास का प्रस्ताव आया तब ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने सरकार का इस्तीफा मांग लिया है और सरकार का इस्तीफा मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे अगर नहीं मांगते तो हो सकता था कि कहीं शाम तक इस्तीफा हो जाता। शायद उद्धव ठाकरे भी नहीं चाहते हैं कि सरकार इस्तीफा दे, वो भी चाहते हैं कि सरकार चलती रहे और इसका बैगेज जी अभिषेक वो इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं अभिषेक पूरे सुप्रीम कोर्ट के अपील्स में, डॉक्यूमेंटेशन में कतई शिवसेना या महाविकास आघाड़ी ये नहीं कहती कि हमको सरकार वापस दो। वो लगातार गवर्नर, राज्यपाल के कामों को असंवैधानिक बता रहे थे, वो शिंदे के टूट को असंवैधानिक बता रहे थे, इस सरकार के शपथ विधि को असंवैधानिक बता रहे थे, स्पीकर के इलेक्शन को असंवैधानिक बता रहे थे। उन सभी चीजों का आज सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर दे दिया। लेकिन मामला टेक्निकली ये फंसा है। सर, एक दर्शक हमारे पूछ रहे हैं कि जैसे घर में गाड़ी वगैरह, व्हीकल वगैरह का इंश्योरेंस होता है, क्या इस तरह से आने वाले समय में सरकारें जो बनेंगी वो भी अपना इंश्योरेंस करवा के आएंगे क्या, ताकि इस तरह से एक्सीडेंट हो तो उनको मुआवजा मिले? आपके दर्शक को मैं बता देता हूं कि गाड़ी बहुत पुरानी और टूटी फूटी हो तो उसका इंश्योरेंस नहीं करते। किसी आदमी की उम्र ज्यादा हो और बहुत सारे व्याधियों से परेशान हो तो उसका भी इंश्योरेंस नहीं होता। राजनीतिक दलों के इन कार्यकालों से इंश्योरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इनके जैसा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस उसका करती है जिसके कोई एथिक्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। आदमी जवान है, उसके पास जिंदगी जीने के लिए 50-60 साल बचे हुए हैं। 20 साल का जवान जब इंश्योरेंस करने जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी सोचती है कि 80 साल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी पकड़ के चलो, शहर में रहता है तो ये 80 साल जिएगा, उस हिसाब से वो इंश्योरेंस रिस्क उठाती है। इंश्योरेंस कंपनी रिस्क उठाती, राजनीतिक दलों का रिस्क आज के डेट में कोई उठाने को तैयार नहीं। यही बैंकिंग सिस्टम और यही बैंक वालों को यदि किसी नेता को कुछ लोन देना हो तो नेता, पत्रकार और पुलिस ये नेगेटिव लिस्ट में आते हैं उनके। ये वकील भी आते हैं का पैमाना है हमारे देश में, वकील भी आते हैं। तो नेताओं की कोई नहीं उठा सकता। नेताओं को खुद को मालूम नहीं होता कि वो कल किसके साथ जाएंगे। जब नेताओं को अपना ही कल पता नहीं है तो उनके भविष्य को सुरक्षित कौन इंश्योरेंस करेगा? इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां इसमें नहीं आती।